हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आर्यस मैथ्स जी में। आज से हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित, जो कि बहुत ही शुरुआत से ही पढ़ाएंगे। और इस चैनल को पढ़ने के बाद अब किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल, ठीक है। और इस चैनल से जुड़कर 95 प्लस के पार जाएंगे। चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पूरी मैथ को अच्छे से कवर करेंगे। आप बस चैनल को जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, वास्तविक संख्याएं जान लेते हैं ये है क्या और ये कौन कौन से नंबर इसके अंतर्गत होते हैं। चलिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर, ठीक है। ये वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? देखा जाए तो परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार के नंबर से मिलकर बनती है वास्तविक संख्याएं। तो इनके सारे टाइप हम लिखे दे रहे हैं, आप इनको समझ लेना अच्छे से। यहाँ पे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं और ये अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अब परिमेय के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं देखिए। परिमेय के अंतर्गत आते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। और यहां पे पूर्णांक भी आते हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और देखा जाए तो भिन्न संख्याएं, तो ये सारे नंबर जो है परिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट तक जाती हैं, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। और ये जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, तो जिसमें माइनस वाली और प्लस वाली और 0 सारे नंबर शामिल होते हैं, वो हमारे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी दशमलव वाली संख्या या भिन्न वाली संख्या हमारे पूर्णांक नहीं होती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या वही होता है जो सिंगल रूट में लिखी हो या सिंगल लिखी हो, जैसे 3, 4, 5 एक तरह से गिनती होती है, जो माइनस में भी हो सकती है, जो प्लस में भी हो सकती है और 0 भी शामिल होती है। ये नंबर हमारे पूर्णांक नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जो 1 से शुरू होती हैं। और भिन्न वाली संख्याएं जैसे 3/4 हो गया, -5/3 हो गया, -6 हो गया, है ना, 6/4 हो गया, इस तरह कोई भी संख्या हो जो बटे में लिखी हो वो भिन्न संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस तरह के नंबर जो है सारे नंबर हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जो जिनका अंडर रूट नहीं निकलता है, जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, है माइनस का √5 हो गया। इस तरह से दो नंबर लिखे होते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट एक पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। यानी कहा जाए तो जैसे √4 है, √4 एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये जो 4 लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है। और तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो क्या निकलेगा, 2 निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, स्क्वायर के मतलब अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग ना हो, वो संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या तो ऐसा समझिए कि जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना निकले, ठीक है, जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना हो, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इस तरह से कोई भी नंबर हो तो ये, और यहाँ पे एक पाई भी होता है, पाई भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो मान निकलता है ना, जो मान निकलते हैं भाग विधि से, जो कक्षा पीछे की कक्षाओं में सीख चुके हो, जो ये मान निकलता है वो मान अनंत तक जाता है और कभी रिपीट होने वाली वैल्यू नहीं देता है। इस वजह से ये अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह पाई की भी वैल्यू होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे पाई का मान 22/7 होता है। हाँ होता है, ये पैमाना माना गया है कि अगर 22 हमारा वृत्त सर्किल जो परिध होती है, अगर 22 ली जाए तो उसका जो व्यास जो निकलेगा वो 7 ही निकलता है। ठीक है, इस वजह से पाई का मान 22/7 ले लिया गया है और 3.14 इसके लगभग में मान होता है। लेकिन अगर पाई का ओरिजिनल मान निकाला जाए ना, तो ये अनंत तक ऐसे मान जाएगा कि कभी भी इसकी वैल्यू कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू ना ही रिपीट होने वाली मिलेगी। तो ऐसे वो नंबर जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उनका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो उनका मान अनंत तक जाता जाएगा और कभी रिपीट होने वाला मान नहीं मिलेगा। ऐसे ही नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 3.14014010014000 डॉट डॉट इस तरह से नंबर कभी भी रिपीट होने वाले नहीं होते हैं। ये हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर हमारे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। और परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जैसे 6.324 324 324 डॉट डॉट। अब ये नंबर जो है रिपीट होने वाले मिल रहे हैं, तो जब रिपीट होने वाले नंबर मिलेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और ये जो रिपीट होने वाले नंबर ना दें वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और ये इसके बाद में डॉटेड का निशान जरूर होना चाहिए। अगर डॉटेड का नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसका हमने कोई भी संख्या थी उसका हमने भाग दिया या उसका मान निकाला तो सिर्फ यहीं तक गया। तो ऐसे वो नंबर जिनके पास डॉटेड ना लगा हो और नंबर रिपीट हो रहा हो या रिपीट ना हो रहा हो, तो वो संख्या फिर परिमेय संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होने के लिए लास्ट में डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई भी दशमलव के बाद संख्या जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो अपरिमेय और परिमेय समझ गए होंगे। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणन खंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, 35 का जो गुणनखंड होगा 7/5 लिखो या 5/7 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी अंकगणित आधारभूत की प्रमेय है। ठीक है, तो इसमें क्रम जो होता है वो अद्वितीय होता है, कैसे भी रखो वो बराबर होता है। ठीक है, तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। और उसमें पार्ट नंबर 1 है 140, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे,
140 है ना, चाहो तो 140 के गुणनखंड ऐसे बना लो, 2 से काटो 7 0, फिर 2 से काटो 2 तिनाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 7 से काटो 7 पन्ना 35, फिर 5 से काटो 1। तो हम 140 के गुणनखंड जो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, बस यही गुणनखंड के रूप में लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 156, इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सम संख्या, और जो सम संख्या होती है तो पहले 2 से काटते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर 5 होता है, ठीक है, तो वो संख्या 5 से काट लेते हैं, या 0 होता है तो भी 5 से काट लेते हैं। अगर सम संख्या भी नहीं है और लास्ट में 5 नहीं है, तो फिर हम 3 से काटने के लिए ट्राई करते हैं। अगर वो संख्या 3 से भी नहीं कट रही है तो फिर 7 से काटने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से क्रम से अभाज्य संख्याओं से काटने का प्रयास करते हैं, और जिससे कट जाती है उसी से काट लेते हैं। ठीक है, जो गुणनखंड करने का तरीका होता है, वो पहले अगर सम संख्या हो तो 2 से काट लो, अगर लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से काट लो, बाकी फिर इसके बाद 3 से ट्राई करो, फिर 7 से ट्राई करो, फिर 11 से ट्राई करो, 13 से ट्राई करो, इस तरह ट्राई करते हैं। तो ये 2 से कट जाएगी, तो पहले 2 से काट लो, 2 सते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लो, 2 तिनई 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 नए 18, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से काट लो 1। ठीक है, तो 156 के जो गुणनखंड होंगे क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएंगे 156 के गुणनखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या, 3 तीसरा पार्ट है। 38 25, अब ये संख्या के लास्ट में क्या है, 5 है, तो पहले 5 से काट लो, 38 25 के गुणनखंड कर लो, 5 से काटो, 5 का पारा पढ़ेंगे 38 से ज्यादा न जाए, कितने बार जाएगा, 5 सते 35, 3 बचा 2, 32 हो गया, 5 का पारा पढ़ो 32 से ज्यादा न जाए, 5 छक 30, 2 बचा 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर से 5 से काट लो। ठीक है, 5 का पारा पढ़ो 7 से ज्यादा न जाए, एक बार जाएगा, 5 कम 5, 2 बचा 26 हो गया, 5 बचे 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिने 15, 3 से काट लो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 2 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 17 से काट लो और पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे लिख दो, इतनी संख्या का गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, इस तरह गुणनखंडों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन और है, चलिए इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं। इन सभी सवालों को नोट करके, ठीक है, एक कॉपी में फेयर बना लेना। इससे क्या होगा कि कोई भी सवाल जैसे रिपीट करना होगा, या कोई भी सवाल हमें नहीं आता है, उस समय भूल गए, तो कम से कम अपनी फेयर को देख सकते हैं, और देखने से वही कॉन्सेप्ट पूरा याद आ जाता है, वरना ये वीडियो तो है ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4, 500 5005, ये है, इस संख्या का हमें गुणनखंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, 5005, इसका फैक्टर करो, 5 से काट लेंगे। हमने बताया था लास्ट में अगर 5 होता है तो सबसे पहले 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 5 से कट गया। अब ये देखिए, 3 से काट कर देखें तो संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा होता है तभी तो वो संख्या 3 से कटती है। यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं।
3 से नहीं कटेगा। अब 7 से काटने का ट्राई करते हैं। 7 एक नम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 21, हाँ कट जाएगा 7 से। 7 एक 7, 3 बचा 21 हो गया, 31, 3 बचा ना 30 हो गया। 7 का पहाड़ा 30 से जलना, 7 चौक 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिक 21। फिर इसके बाद कितने से काटेंगे? अब देखिए 7 से कट गया, अब ये 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 के बाद और कौन सा नंबर मिलता है? 11। चलिए 11 से काट के देखते हैं। 11 एक कम 11, 3 बचा 11 3 33, 11 से कट गया। अब 13 से काट लो आराम से, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टर हो गया। अब इसका फैक्टर लिख दो, क्या आएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, 7429। अब देखिए ये नंबर ना तो 5 है ना तो सम संख्या है, तो 5 और 2 से तो कटेगा नहीं। कुछ 3 से काट के देखते हैं। तो 9 + 2 + 4 + 7, तो ये इनका योग जो है 7 से 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं काट सकते हैं। फिर 7 से काटने का प्रयास करते हैं। 7 ये भी 7 से कट जाएगा, 42 भी 7 से कट जाएगा, लेकिन 9 तो 7 से नहीं कटेगा, तो फिर 9 से भी नहीं कटेगा। अब ये नंबर 11 से काटने का प्रयास करते हैं। 11 11 11 के लिए एक रूल होता है, अगर रूल ना पता हो तो हम बता दे रहे हैं। रूल होता है ये अल्टरनेट नंबरों का योग कर लो, फिर इसके बाद उनको घटा लो। घटाने पर अगर 0 आ रहा है तो 11 से कट जाएगा, या ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 से कट रहा हो तो 11 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 2 9 और 4 और 9 13, तो यहाँ पे अंतर जो आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 13 से काट के। 13 छंग 78, 6 बचा 62 हो गया। 13 चुक 52, 52, 10 बचा 109 हो गया, नहीं कटेगा 13 से भी, ठीक है। तो फिर 13 हो गया। फिर इसके बाद 17 से काट के देखते हैं। 17 चौको 68, 6 बचा 17 चौको 68, 2 वहाँ पे 4 6 62 हो गया। 17 3 51, 9 2 11, 119 हो गया। 17 7 119, वेरी गुड, 17 से कट जाएगा, ठीक है। 17 चौको 68, 2 उधर 6 6 बचा 62 हो गया। 17 3 51, 51 यहाँ पे 62 है, वहाँ पे 51, 11 बचा 109 हो गया। 17 7 119, 17 से कट गया। अब देखते हैं 17 से तो कट गया, दोबारा 17 से तो कटेगा नहीं। 17 के बाद और कौन सा नंबर मिलता है? 19, 19 से देखते हैं। 19 दूना 38, 38 के बाद 2 5 19 त्रिक 57, हाँ 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38, 2 उधर 5 3 इधर 5 57 हो गया। 19 त्रिका 57, फिर 23 से काट लो, ठीक है। गुणे 23, इस तरह हम गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये गुणनखंड करना मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये एक सूत्र होता है, ठीक है, जिसको जब भी इन चारों चीजों में एक चीज अगर ना पता हो तो इस सूत्र के जरिए से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी से जांच करना है फिलहाल, और पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसके बाद इस सूत्र की सहायता से जांच करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है?
26 और 91। ठीक है, 26 के गुणनखंड करते हैं 13 गुणे 2, 91 के गुणनखंड करते हैं 13 सत्ते 91। ठीक है, ये गुणनखंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। फिर इसके बाद ये सूत्र लगा के जांच कर देनी है। ठीक है, इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ जो दोनों में होता है उसमें गुंडा लगा दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये हमारा एचसीएफ बन जाएगा। एलसीएम क्या है, देखिए, जो एचसीएफ हो उसको लिख दो, और जो बच रहे हो सबसे ज़्यादा बार उनको लिख देते हैं। ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम देखा जाए तो 17 3 51, 13 91, 91 गुणा 2, 2 2 18। ठीक है, 182। एलसीएम और एचसीएफ जब निकल जाए, ठीक है, फिर इसके बाद सूत्र लगाना ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये लासा होता है, ओ मासा होता है, और ये लासा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 26। दूसरी संख्या क्या है, 91। एलसीएम कितना है, 13 गुणे एचसीएफ, ओ एलसीएम कितना है 182, और एचसीएफ कितना है 13। अब देखते हैं दोनों तरफ इक्वल वैल्यू आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो 1 का गुणा 26 में करोगे पूरा वही आएगा। 9 छक 54, अस्सी लगा 5, 9 दून 18, 18 5 23, 6 6 23, कितना आ जाएगा, इधर गुणा कर लो। 13 दूनी 26, 2 हंसी लगा, 13 अट्ठे 104 प्लस 106 हो जाएगा। 10 हंसी लगा, 13 का नाम 13, 13 10 23, दोनों तरफ इक्वल आया ना। बस यही हमें बताना है, और यही हमें जांच करना था, जिसको हम प्रूव्ड बोल देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सेकंड नंबर 2 का, 510 और 92। ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के भाग विधि वो, ठीक है, वो सारे तरीके, क्या फ़ायदा यूज़ करने से, क्योंकि सिंपल सवाल है थोड़ा सा। 91 510 है ना, इसका हम अगर गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 51 है, 17 3 51 होता है ना, 17 गुणे 3, 51 का गुणनखंड हो गया। अब एक जीरो है, एक जीरो के लिए 2 गुणे 10 होता है, मतलब 2 गुणे 5 होता है। तो 17 का हो गया 17 मतलब 51 को हो गया 17 गुणे 3, 10 का हो गया 2 गुणे 5। ये 92, देखिए 92 के गुणनखंड कैसे होंगे, इसका 92 है ना, अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 और 12, 4 और 3 43, 13, इसका 92 का फैक्टर कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड देखते हैं, 510 और 92। ठीक है, तो 510 के गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 5 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट, 2 से अब नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 बचे 25 और 1, फिर 3 से काट लो 17, फिर 17 का कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। 92 के गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 2 चौको 8, 1 बचा 12 हो गया,
दो छाक 12, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 23 से काट लो। ठीक है, तो इस तरह से इनके गुणनखंड लिख दूं। 510 के गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और 92 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा? देखिए, जो दोनों में हो, 1 2, है ना, ये दोनों में है, और कोई है दोनों में? नहीं है, तो 2 हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए देखिए, 2 तो हम लिख ही देंगे, और देखिए 5 एक बार है, 3 भी है, 17 भी है, 2 भी है, और 23 भी है। कोई कॉमन नहीं है ना, इस वजह से सबको लिखना पड़ेगा। अब इसका अगर फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, हटा दो, 17 तो नहीं, 51, 51 दूना 102 गुणे 23, 23 दूनी 46, 23 का नाम 23, कितना आएगा? 2346। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब यही सूत्र लगा के ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे। फिर इसके बाद ए का मान क्या है यहाँ पे? 510, इसका 92, एलसीएम कितना है? 2346 गुणे एचसीएफ कितना है? 2, गुणा कर लो। इसका गुणा देखिए कैसे करेंगे? 2, ये तो आता ही होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 2 0 9 6 4। ठीक है, इतना ही तो आएगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। इसका हमने 0 नहीं रखा था। ठीक है, तो 0 आएगा। 6 दूनी 12, इसे लगाए 1, 4 दूनी 8, 1 9 6 और 4। ठीक है, जो कि दोनों तरफ सेम है ना, और जब सेम है तो हो गई उत्तर की जांच। ठीक है, ये गुणा कहीं और कर लेना और साथ में बराबर लिख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का थर्ड नंबर, 336 और 54। ठीक है, इसका भी यही काम करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड कीजिए, फिर इसके बाद लासा और मासा निकालिए, तब इसके बाद ये सूत्र लगाइए और दोनों तरफ का रख के मान रख करके दोनों तरफ इक्वल कर लीजिए। देखिए 336 के गुणनखंड करो। सबसे पहले 2 से काट लो क्योंकि सम संख्या है। 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छाक का 12, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो 21, फिर 3 से काट लो 7, फिर 7 से काट लो 1। ठीक है, 54 के गुणनखंड तो बहुत आसान है। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटो 9 आएगा, फिर 3 से काटो 3 आएगा, फिर 3 से काटो 1 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए संख्याओं के फैक्टर लिख लो। यहाँ पे 336 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे अब एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? ओ सॉरी, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं। एचसीएफ निकालो क्या आएगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? एक ये 2, ये भी इसमें भी है, और ये 3 इसमें भी है। एचसीएफ हमारा केवल क्या आएगा? 2 गुणे 3, किसी एक लाइन का लिख देंगे 2 गुणे 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या लिखेंगे?
तो जो तुमने एससीएफ में लिखा है वो तो लिख दो साथ से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा दो किसमें, इसी में है 3 बार, तो तीनों बार लिख दो यहाँ पे। फिर 7 है तो 7 भी लिख दो। फिर 3 × 3 है, इसको भी लिख दो। तो ये मत सोचना कि जो जितनी बार है जो खाली बचता है वो सबको लिख देते हैं, नहीं। 1 मिनट, हम ऐसे ही बता रहे हैं। अगर यहाँ पे 7 × 7 × 7 हो और यहाँ पे 7 × 7 हो, तो हम ये वाले नहीं लिखेंगे, हम ये 3 वाले लिखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बार जिसमें होता है वो उसमें लिखते हैं। अब देखा क्या, इसमें 7 है इसमें नहीं है, तो फिर 7 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे तो 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा देखिए, 6, 6 चौक 24 और 24 दूना 48, 48 × 7 नहीं 63, गुणा कर लो। इसका गुणा कर किया जाए तो 8 × 3 = 24, 2 3 चौक 12, 2 14, 6 8 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 4 4 12, 8 1 9 1 10, 2 1 3, कितना आएगा एलसीएम जो है 30 24। अब सूत्र लगाएंगे A × B बराबर LCM × SCF, ठीक है। A का मान कितना है 336, × B का मान कितना है 54, LCM का मान कितना है 6, ओ 6 नहीं 30 24, LCF का मान कितना है 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया आंसर। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौका 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, ठीक है। 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, 5 3 15, 1 16, 4 4 11, 8 और 1। यहाँ पे अगर 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 और 6 3 18, दोनों तरफ इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ और पूरा कवर करते जाएंगे। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।